पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि पैट्रियार्क की आवाज अब फुल ऑन थ्रेटन मोड में। वो बोलता है, मेंगहाओ रुक जा, जब मैं सील तोड़ के बाहर आया तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मेंगहाओ के चेहरे पे एकदम विक्टोरियस स्माइल है। वॉर्टेक्स के एंट्रेंस पे रुक के नीचे देखता है। अब आगे मेंगहाओ की चमकती आंखें सामने जमीन पर रखे 7 ऑयल लैंप्स को घूरती हैं। एक पल सोचता है, फिर बिना हिचकिचाहट के उनकी तरफ बढ़ता है। पैट्रियार्क रिलायंस की हाउलिंग बैकग्राउंड में चल रही है, लेकिन मेंगहाओ अब उसे इग्नोर करता है। उसके मन में है, इस बुढ़े पर भरोसा नहीं किया जा सकता, सब कुछ लूट लिया, अब बाहर आने वाला नहीं है। पैट्रियार्क रिलायंस अपने सबटेरेनियन चेंबर में गुस्से से कांप रहा है, चिल्लाता है, तू क्या कर रहा है? लेकिन अंदर ही अंदर डर भी रहा है कि मेंगहाओ को इतना आजाद क्यों छोड़ दिया। मेंगहाओ पैट्रियार्क को इग्नोर करता है और सीधे 7 लैंप्स की तरफ कंसंट्रेट करता है। वो धीरे धीरे उनके चक्कर लगाता है, जैसे कोई शेर अपने शिकार को घूर रहा हो। हर कदम पैट्रियार्क रिलायंस के दिल पर पड़ रहा है। पैट्रियार्क खुद को समझाता है, कोई बात नहीं, ये बच्चा सिर्फ 9th लेवल ऑफ की कंडेंसेशन पर है, ये इन डिमोनिक लैंप्स की स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं ले सकता। लेकिन तभी उसकी आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि मेंगहाओ कुछ चक्कर लगाने के बाद क्रॉस लेगेड बैठ जाता है, मेडिटेट करने लगता है। मेंगहाओ की आंखों में थोड़ी हेजिटेशन है, लेकिन धीरे धीरे डिटर्मिनेशन आ जाती है। वो सोचता है, पैट्रियार्क रिलायंस ने मुझे धोखा दिया, सिर्फ ट्रेजर्स लेने से गुस्सा नहीं उतरेगा, इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी लूंगा। उसे याद आता है वो लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन और पॉइजन वाला सीन। भाई, इसने तो मुझे होपलेसनेस की राह पर डाल दिया है। मेंगहाओ डिसाइड करता है, ट्रेजर्ड आइटम्स इस स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब नहीं कर सकते, उनमें सेंटियंस नहीं है, तो मैं खुद ट्राई करता हूं। वो आंखें बंद करता है, अपनी कल्टीवेशन बेस रोटेट करता है और ट्राई करता है कि बर्निंग ऑयल लैंप से निकलती स्पिरिचुअल एनर्जी को खींच ले। लेकिन जितना भी ट्राई करता है, जैसे ही स्पिरिचुअल एनर्जी लैंप से निकलती है, वो सीधा जमीन में चली जाती है। पैट्रियार्क रिलायंस नीचे से लंबी सांस लेता है। हा, देखा, कुछ नहीं उखाड़ सकता तू। पैट्रियार्क रिलायंस थोड़ा बिटर लाफ करता है, बोलता है, मेंगहाओ जो भी कर ले सब बेकार है, तू मेरी स्पिरिचुअल पावर चुरा नहीं सकता। उसकी हंसी मेंगहाओ तक पहुंचती है, लेकिन मेंगहाओ बस 1 सेकंड के लिए फ्राउन करता है, फिर शांत हो जाता है। मेंगहाओ कूली बोलता है, पैट्रियार्क अभी तो मैंने शुरुआत की है। पैट्रियार्क रिलायंस शॉक में आ जाता है। अब मेंगहाओ आंखें बंद करता है और अपने माइंड में वो सीन याद करता है जब उसने शंगुअन श्यू से फाइट की थी और लिटिल टाइगर का पर्ल यूज किया था, जिससे वो 10th लेवल ऑफ ची कंडेंसेशन तक पहुंचा था। अब मेंगहाओ वही मेथड यूज करना चाहता है। वो फिर से 10th लेवल पार जाना चाहता है, भले ही वो लेवल हेवन और अर्थ से कट ऑफ हो जाता है। लेकिन मेंगहाओ देखना चाहता है, क्या इससे वो लैंप्स की स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता है। लेजेंड के हिसाब से एंशिएंट टाइम्स में 10th लेवल ऑफ की कंडेंसेशन होता था, लेकिन अब हेवन ने उसे बैन कर दिया है। मेंगहाओ वो ऑलरेडी एक बार 10th लेवल पर जा चुका है, उसने वो कट पाथ वॉक किया है। मेंगहाओ अपनी सारी एनर्जी, सारी सोच, सारी सांसें एक जगह फोकस करता है। धीरे धीरे उसका बॉडी विदर्ड होने लगता है। उसके दिमाग में स्पिरिचुअल सेंस की एक पतली सी स्ट्रैंड सब कुछ भर देती है। वो एक ट्रांस में चला जाता है, प्योर फोकस के साथ। टाइम पास होता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। पैट्रियार्क रिलायंस और भी नर्वस हो रहा है, समझ नहीं पा रहा मेंगहाओ क्या कर रहा है, लेकिन उसकी बॉडी में अजीब चेंजेस आ रही हैं। पैट्रियार्क रिलायंस हेजिटेंट होकर पूछता है, तू क्या कर रहा है? लेकिन उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा। तीसरे दिन रात को अचानक मेंगहाओ का बॉडी ट्रेम्बल करता है। उसकी आंखें खुल जाती हैं और पूरा शरीर जोर से कांपने लगता है। उसे फिर से वो पावर फील होती है, जैसे माउंटेन भी हिल जाए, और उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स फिर आ जाता है और वो हेवन और अर्थ से कट ऑफ हो जाता है। अब वो हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं कर सकता। उसकी आंखों में ग्लो है। वो खड़ा होता है, स्ट्रगल करता है कि इस स्टेट में ज्यादा देर तक रहे। उसे पता है बिना लिटिल टाइगर के पर्ल के सिर्फ 10 ब्रेथ्स तक ये स्टेट होल्ड कर सकता है। वो गहरी सांस लेता है, एक कदम आगे बढ़ता है। जैसे ही उसका कदम पड़ता है, लैंप से निकलती स्पिरिचुअल पावर हिल जाती है। एक छोटा सा स्ट्रैंड जो पहले जमीन में चला जाता था, अब मेंगहाओ की तरफ आता है और उसके बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाता है। मेंगहाओ की आंखें और भी ब्राइट हो जाती हैं। पैट्रियार्क रिलायंस लिटरली हिल जाता है, शॉक में। पैट्रियार्क रिलायंस चिल्लाता है, होली क्रैप, ये इम्पॉसिबल है, ये 10th लेवल ऑफ की कंडेंसेशन है। अरे, ये पाथ तो हेवन ने खुद कट किया था। तू 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 कैसे पहुंच गया 10th लेवल पे? पैट्रियार्क रिलायंस अब लिटरली मिजरेबल है। जैसे ही मेंगहाओ 3 और कदम आगे बढ़ता है, लैंप्स की स्पिरिचुअल एनर्जी का 10% मेंगहाओ की तरफ रश करता है। पैट्रियार्क और भी जोर से चिल्लाता है, यह कैसे हो सकता है? 10th लेवल ऑफ की कंडेंसेशन इतना ऑसम नहीं था, लेकिन हेवन ने बैन किया था, क्योंकि वो हेवन की फॉर्चून चुरा सकता है।
अगर ये मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी भी चुरा सकता है तो डैम इट। और मेरा डीमन सीलिंग जेड का क्या? उसको तो सिर्फ कोई 13th लेवल पे ही ले सकता था। ये तीसरे कदम के बाद मेंग हाओ का बॉडी कांपने लगता है और वो और आगे नहीं बढ़ सकता। बाउंडलेस स्पिरिचुअल एनर्जी उसमें घुसने लगती है। वो बैठ जाता है, मेडिटेट करता है और पेट्रियार्क रिलायंस बस गुस्से में चीख सकता है। मेंग हाओ के अंदर का ग्रेविटेशनल फोर्स एक भूखे भेड़िए की तरह स्पिरिचुअल एनर्जी को चाट रहा है। उसका बॉडी और भी टफ और भी पावरफुल हो रहा है। उसकी हड्डियां तक स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब कर रही हैं और स्ट्रांग हो रही हैं। एंशिएंट 10th लेवल ऑफ की कंडेंसेशन एक बॉडी रिफाइनमेंट स्टेज है। अब मेंग हाओ पेट्रियार्क रिलायंस के इमॉर्टल्स केव में खुद की किस्मत चुरा रहा है और इस एंशिएंट स्टेट में एंटर कर रहा है। यह लेवल बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मांगता है। हेवन और अर्थ देने को रेडी नहीं, लेकिन पेट्रियार्क रिलायंस ने एक नेसेंट सोल और 6 कोर्स फ्यूल के लिए रखे हैं। लाइफ फोर्स फ्लेम है और लैंप से निकलती स्पिरिचुअल एनर्जी मेंग हाओ के लिए न्यूट्रिशन है। पेट्रियार्क रिलायंस लिटरली रिक्वेस्ट करता है, मेंग हाओ बस कर, थोड़ा बात कर लेते हैं। मुझे ये स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए, प्लीज एब्सॉर्ब मत कर। डैम इट, रुक जा मेंग हाओ, ये मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी है। मैंने कितनी मुश्किल से सबको मार के ये कलेक्ट की है। मेरा सील, अगर तू नहीं रुका तो मैं तुझे सेक्ट से निकाल दूंगा। अब उसे ट्रेजर्स और डीमन सीलिंग जेड की भी परवाह नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट अब ये स्पिरिचुअल एनर्जी है। लेकिन मेंग हाओ उसे इग्नोर करता है और भी ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। उसका बॉडी और भी स्ट्रांग हो रहा है। तभी अचानक क्रैकिंग साउंड्स आने लगती हैं। उसकी स्किन टूटने लगती है। नई फ्लैश और ब्लड ग्रो होने लगते हैं और क्रैक्स बढ़ते जाते हैं। पुरानी फ्लैश गिरने लगती है। मेंग हाओ के बाल लंबे हो जाते हैं। आंखें और भी ब्राइट हो जाती हैं। 10th लेवल ऑफ की कंडेंसेशन अब उसके बॉडी में परमानेंटली सॉलिडिफाई हो गया है। अब वो कभी भी 10th लेवल नहीं खोएगा। साथ ही उसे एक नई एबिलिटी मिल गई है। जब चाहे 9th लेवल पर आ सकता है ताकि हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब कर सके, फिर वापस 10th लेवल पर जा सकता है। थोड़ा टाइम पास होता है। मेंग हाओ की माइंड रील होने लगती है। उसके बॉडी पर जो पुरानी फ्लैश बची थी वो ऐश बन के उड़ जाती है। उसकी आंखें एकदम ग्लो कर रही हैं और उसे अंदर से इतनी पावर फील हो रही है कि अब वो 9th लेवल के किसी भी कल्टीवेटर को एक पंच में उड़ा सकता है। यह पावर उससे भी ज्यादा है जो उसने लिटिल टाइगर के पर्ल से फील की थी। मेंग हाओ गहरी सांस लेता है, खड़ा होता है, लेकिन अब भी जाने के लिए नहीं। वो एक और कदम आगे बढ़ता है। अब वो सिर्फ 5 कदम दूर है 7 ऑयल लैंप से। पेट्रियार्क रिलायंस अब लिटरली कांप रहा है, कर्स कर रहा है, देख रहा है कि मेंग हाओ और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है। अब उसने अपना 10th लेवल सॉलिडिफाई कर लिया है, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहा। पेट्रियार्क का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। अब लैंप्स की स्पिरिचुअल एनर्जी का 13% मेंग हाओ की तरफ रश कर रहा है। बाउंडलेस एनर्जी उसके अंदर घुस रही है। उसके अंदर एक रोरिंग साउंड हो रहा है। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन है। वो एक और कदम आगे बढ़ता है। अब सिर्फ 4 कदम दूर है ऑयल लैंप से। लैंप्स की फ्लेम्स और भी तेज हो जाती हैं और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मेंग हाओ की तरफ आती है। अब वो 16% ले रहा है। मेंग हाओ सोचता है, मेरे अंदर का ग्रेविटेशनल फोर्स कम नहीं हो रहा बल्कि और स्ट्रांग हो रहा है। क्या 10th लेवल के बाद कोई 11th लेवल भी है? वो अपनी सारी पावर जोड़कर एक और कदम आगे बढ़ता है। अब सिर्फ 3 कदम दूर है 7 लैंप से। फ्लेम्स वाइड हो जाती हैं और अब 20% स्पिरिचुअल एनर्जी मेंग हाओ अब्सॉर्ब कर रहा है। वो गहरी सांस लेता है, फिर से क्रॉस लेगेड बैठ जाता है, मेडिटेट करने लगता है। पेट्रियार्क रिलायंस अपने दांत पीस रहा है, आंखों में पछतावा और दिल में दुख। वो सोचता है, अगर मुझे पता होता कि मेंग हाओ इतना ज्यादा रूथलेस निकलेगा तो मैं उसके साथ थोड़ा प्यार से बात करता। वो सोचता है, क्या सोचा था, क्या हो गया। एक तो इसके पास बैग ऑफ द कॉस्मोस है, ऊपर से ये 10वें लेवल ऑफ की कंडेंसेशन पे भी पहुंच गया। अब जो सीन उसके सामने चल रहा है उससे तो पेट्रियार्क रिलायंस की आंखों में आंसू आ जाते, पर उसके पास आंसू ही नहीं बचे। वो दांत पीस के सोचता है, ये लड़का तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टेंशन बन गया है। उसको याद आता है डीमन सीलिंग जेड की रिक्वायरमेंट। सिर्फ कोई 13वें लेवल ऑफ की कंडेंसेशन वाला ही उसको ले सकता है। पहले तो उसको लगता था, अरे ये तो इम्पॉसिबल है, मैं ही सबसे बड़ा लकी हूं। लेकिन अब जब मेंग हाओ 11वें लेवल पर पहुंच रहा है उसका दिल लिटरली हिल जाता है। पेट्रियार्क रिलायंस कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अपनी तरफ से ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी जमीन के अंदर खींचने लगता है ताकि मेंग हाओ से पहले उसका फंक्शुई कंपास रिपेयर हो जाए और मेंग हाओ आगे ना बढ़ सके। नीचे से जमीन में ब्राइट रेड स्पिरिचुअल एनर्जी खींची जा रही है, जैसे जमीन की गहराइयों से कुछ बाहर आ रहा हो। पेट्रियार्क रिलायंस फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता है, मेंग हाओ, मैंने सिर्फ एक लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन दिया था और तेरा पॉइजन नहीं निकाला था।
क्या इतना बड़ा बदला लेना जरूरी था? मैं अभी भी तेरा पेट्रियार्क हूं, भूल मत। अब मेंग हाओ की बॉडी में एक रोरिंग साउंड गूंज रहा है। 7 ऑयल लैंप्स की स्पिरिचुअल एनर्जी का 20% अब उसके अंदर जा रहा है। उसका शरीर कांप रहा है और अंदर से चेंज हो रहा है। उसके कोर सी में एक्सप्लोजन हो रहा है, वो और बड़ा हो रहा है और उसके ची पैसेजवेज और थिक हो रहे हैं। उसके दिमाग में एक धमाका होता है, 11वां लेवल ऑफ की कॉन्डेंसेशन। अब उसका कोर सी पूरे शरीर में फैल गया है। ये वाली कोर सी किसी भी की कॉन्डेंसेशन कल्टीवेटर के लिए इम्पॉसिबल है। इसकी मैजेस्टी इतनी है कि आगे जाकर मेंग हाओ का ग्रोथ और फाइटिंग पावर डबल हो जाएगा। 11वां लेवल बॉडी को रिफाइन नहीं करता, बल्कि कोर सी को करता है। उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी की लहरें गूंज रही हैं। कोर सी में वेव्स क्रैश हो रही हैं, एकदम लिमिटलेस। मेंग हाओ आंखें खोलता है, गहरी सांस लेता है। उसकी सांस लेने की आवाज भी थंडर की तरह है। वो खड़ा होता है, आंखों में परसिस्टेंस की चमक है। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। अब वो 7 ऑयल लैंप्स के बिल्कुल पास आ गया है, इतना पास कि छू भी सकता है। अब वो 30% स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है। ये 30% सुनने में कम लगता है, पर बिना 10वें लेवल के ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि 10वां लेवल ही हेवन की किस्मत चुरा सकता है। पेट्रियार्क रिलायंस टेंशन में बोलता है, मेंग हाओ अब तो बस कर। मेंग हाओ शांत होकर बोलता है, मेनी थैंक्स फॉर योर हेल्प पेट्रियार्क, बस थोड़ा और बाकी है। वो आंखें बंद करता है और स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करना कंटिन्यू करता है। उसका शरीर शेक करता है और वो 12वें लेवल ऑफ की कॉन्डेंसेशन में एंटर हो जाता है। एंशिएंट टाइम से लेकर अब तक किसी ने भी 12वें लेवल ऑफ की कॉन्डेंसेशन में एंटर नहीं किया था। जैसे ही वो 12वें लेवल पर आता है, उसके दिमाग में एक तेज पेन होता है। उसकी स्पिरिचुअल सेंस कहीं नहीं जाती, लेकिन उसको लगता है जैसे दिमाग 2 टुकड़े हो रहा है। अब उसको महसूस होता है एक स्ट्रीम उसके माइंड के अंदर, सी ऑफ परसेप्शन। मॉडर्न कल्टीवेटर्स जब ची कॉन्डेंसेशन से फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में जाते हैं तो सी ऑफ परसेप्शन 0 से बनता है और यूजुअली छोटा होता है। एंशिएंट मेथड में 12वें लेवल पर ही सी ऑफ परसेप्शन खुल जाता है और वो बहुत बड़ा होता है। अगर ये खबर कल्टीवेशन वर्ल्ड में फैल गई तो पूरा वर्ल्ड हिल जाएगा। पेट्रियार्क रिलायंस शॉक में मेंग हाओ को देखता है। एंशिएंट टाइम्स में लेजेंड था कि ची कॉन्डेंसेशन का ग्रेट सर्कल 13वें लेवल पर कंप्लीट होता है, लेकिन वो भी रेयर था। कहते हैं 13वां लेवल हेवन की किस्मत से जुड़ी है और लेटेंट टैलेंट को बदल सकती है। थोड़ा सा भी चेंज हो जाए तो हेवन को चैलेंज करना हो जाता है। पेट्रियार्क रिलायंस सोचता है, मुझे तो लगता था मैं लकी हूं, पर यह लड़का मुझसे भी ज्यादा लकी है। ये मैं क्या कर बैठा। तभी मेंग हाओ आंखें खोलता है, प्रोफाउंड लाइट के साथ। दिमाग में पेन है, लेकिन साथ ही अनप्रेसिडेंटेड क्लैरिटी भी है। उसको दुनिया अलग लग रही है, हर चीज में एक नई रोशनी दिख रही है। अब उसके अंदर की ग्रेविटेशनल पावर डिसिपेट होने लगती है, जैसे उसके शरीर को लग रहा है कि एब्जॉर्प्शन लिमिट आ गई है। अब वो लैंप से सिर्फ 30% नहीं, 20%, फिर 10% स्पिरिचुअल एनर्जी ही खींच पा रहा है। मेंग हाओ फ्राउन करता है। उसको लगता है कि उसका कल्टीवेशन बेस अभी पीक पर नहीं पहुंचा। उसको महसूस होता है एक और लेयर है, एक और लेवल है, ग्रेट सर्कल ऑफ की कॉन्डेंसेशन। लेकिन ग्रेविटेशनल पावर वीक हो रही है। लगता है नेक्स्ट लेवल उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। पेट्रियार्क रिलायंस खुश होकर लाफ करता है, देखा 13वां लेवल तो एंशिएंट टाइम्स में भी रेयर था, 12वां लेवल ही लिमिट है। बस अब पीछे हट जा, मेरा प्लान मत बिगाड़, वरना जब मैं बाहर आया ना तो तुझे ऐसा धो दूंगा कि याद रखेगा। तुझे स्पैंकिंग चाहिए, बदमाश। पेट्रियार्क रिलायंस सोचता है, लगता है इस लड़के की किस्मत भी इतनी खास नहीं है। लेकिन तभी मेंग हाओ की आंखों में स्टबर्ननेस चमक उठती है। अब जब उसने 12वां लेवल देख लिया तो वो कुछ भी करके नेक्स्ट लेवल ब्रेक थ्रू करेगा। मेंग हाओ सोचता है, ग्रेविटेशनल पावर कम हो रही है, कैसे और ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी खींचूं। उसके दिमाग में हजारों आइडियाज आते हैं। तभी उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो अपनी बैग ऑफ होल्डिंग से 2 वुडन सोर्ड्स निकालता है। वो उनको देखता है, दांत पीसकर डिसाइड करता है। एक सोर्ड सीधा अपनी तरफ भेजता है। पेट्रियार्क रिलायंस आंखें फैला के देखता है। सोर्ड मेंग हाओ के शरीर पर कट लगाता है। धीरे धीरे उसके शरीर पर 10 से ज्यादा बड़े बड़े घाव हो जाते हैं। मेंग हाओ अपने दांत कस के सोर्ड से खुद को स्लैश करता है। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन है। जैसे ही खून निकलता है उसको महसूस होता है कि उसके शरीर की स्पिरिचुअल पावर भी लीक हो रही है। यही तो उसको चाहिए था। जितनी स्पिरिचुअल पावर लीक हो रही है उतनी ही अंदर की ग्रेविटेशनल पावर स्ट्रांग हो रही है। अब उसका माइंडसेट हो जाता है, दूसरे सोर्ड को भी कंट्रोल करता है। दोनों सोर्ड्स उसके चारों तरफ घूमकर उसके शरीर पर घाव लगा देते हैं। पलक झपकते ही उसके शरीर पर 100 से ज्यादा कट्स हो जाते हैं। पेट्रियार्क रिलायंस लिटरली डम्बस्ट्रक हो जाता है।
वो सोचता है, ये लड़का अपने साथ इतना रूथलेस है तो दूसरों के साथ कितना होगा। जितने ज्यादा घाव उतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मेंगहाओ लैंप्स की स्पिरिचुअल एनर्जी का 10% नहीं 40% खींच रहा है, लेकिन अभी भी ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा। थोड़ी देर बाद मेंगहाओ कोल्ड स्माइल के साथ अपना राइट हैंड उठाता है, एक सोर्ड सीधा अपने चेस्ट में घुसा देता है। खून के फाउंटेन्स निकलते हैं, मुंह से भी ब्लड स्प्रे होता है। अब उसकी बॉडी की स्पिरिचुअल पावर एकदम से गिर जाती है और ग्रेविटेशनल पावर और भी ज्यादा हो जाती है। अब वो 7 ऑयल लैंप्स की 50% स्पिरिचुअल एनर्जी खींच रहा है। एकदम से बूमिंग साउंड होती है। मेंगहाओ अपनी सारी पावर बैरियर पर ठोक देता है। ब्लड स्प्रे होता है। सोर्ड्स फिर से उसके शरीर को स्लैश करते हैं। 7 लैंप्स की 70% एनर्जी अब मेंगहाओ में जा रही है। इसी तरह मेंगहाओ 12वें लेवल से 13वें लेवल के बैरियर पर अटैक करता है। टाइम पास होता है। उसके शरीर पर और भी ज्यादा घाव हो जाते हैं। उसकी रूथलेसनेस का लेवल अल्टीमेट है। अब उसका शरीर कांप रहा है। आंखों के सामने सब ब्लरी है। अब वो 7 ऑयल लैंप्स की 90% स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है, जैसे वो एक थिक प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी के समुंदर में नहा रहा हो। पेट्रियार्क रिलायंस हिल के रह जाता है। तू खुद को मार डालेगा। उसकी सांसें तेज हो गई हैं। मेंगहाओ की जिद उसको हिला के रख देती है। मेंगहाओ बार बार बोलता है, मैं पावरफुल बनूंगा। कोई रीजन नहीं, बस पावरफुल बनना है। वो बेहोश होने लगता है, लेकिन उसकी जिद उसको रोक लेती है। वो गिव अप करने का सोच भी नहीं सकता। उसकी मरमर गूंजती है, मुझे पावरफुल बनना है। मेंगहाओ को ब्रेक थ्रू करना ही है 13वां लेवल ऑफ की कंडेंसेशन में। पेट्रियार्क रिलायंस गहरी सांस लेता है। फाइनली समझ जाता है यही इसका डाव है। और फिर अचानक बूम, दोनों वुडन सोर्ड्स एक साथ मेंगहाओ के शरीर को छेद देते हैं। खून की बरसात हो जाती है। मेंगहाओ की लाइफ फोर्स की फ्लेम अब धीरे धीरे डिम हो रही है, लेकिन उसके अंदर की ग्रेविटेशनल फोर्स अब तक की सबसे ज्यादा पावरफुल हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे अब वो कुछ भी खींच सकता है, कुछ भी तोड़ सकता है। कोई भी ऑब्स्टिकल उसके सामने टिक नहीं सकता। पेट्रियार्क रिलायंस मेंगहाओ को देखता है, धीरे से बोलता है, ये तो हेवन की किस्मत चुरा रहा है। इस वक्त मेंगहाओ की पावरफुल बनने की इच्छा उसकी कल्टीवेशन बेस के साथ फ्यूज हो चुकी है। ये वो जिद है जो 13वें लेवल ऑफ की कंडेंसेशन की पहचान है। हेवन को डिफाई करना, अपनी किस्मत खुद लिखना। एक जबरदस्त थंडरस बूम होता है और 7 ऑयल लैंप्स की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी मेंगहाओ के अंदर फ्लड की तरह घुस जाती है। वो एनर्जी अब उसका ब्लेड बन जाती है जो बैरियर को तोड़ने के लिए रेडी है। ये एनर्जी सिर्फ 6 कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स और एक नेसेंट सोल कल्टीवेटर की नहीं है। असली चीज है मेंगहाओ की रूथलेस इच्छा, उसका स्टबर्ननेस। ये वो डिजायर है जो 13वें लेवल ऑफ ची कंडेंसेशन को फोर्ज करती है, जो हेवन ने खुद रिजेक्ट किया था। रोरिंग के बीच वो बैरियर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। उस पल मेंगहाओ 12वें से 13वें लेवल पर सोर करता है। एंशिएंट टाइम्स के बाद पहली बार किसी ने ची कंडेंसेशन का ग्रेट सर्कल कंप्लीट किया है। उसी पल मेंगहाओ की लेटेंट टैलेंट, जो उसको कल्टीवेशन करने की एबिलिटी देती थी, वो भी चेंज हो जाती है। कोई आवाज नहीं, कोई इंडिकेशन नहीं, बस एक सटल चेंज। अगर कोई आउटसाइडर देखता तो पता चलता कि मेंगहाओ अब एवरेज नहीं रहा। अब उसकी लेटेंट टैलेंट हाई हो गई है। इतिहास में कभी किसी ने अपनी लेटेंट टैलेंट खुद नहीं बदली। कोई हेवनली मटेरियल, कोई ट्रेजर, कुछ भी ये नहीं कर सकता था। लेकिन आज मेंगहाओ ने कर दिखाया। अब वो पहला इंसान है जो एंशिएंट टाइम्स के बाद ग्रेट सर्कल ऑफ की कंडेंसेशन कंप्लीट करता है और अपनी डेस्टिनी खुद बदलता है। यह है एक नई शुरुआत, एक नई जर्नी पावरफुल एक्सपर्ट बनने की। जैसे ही ये ब्रेक थ्रू होता है, उसके शरीर के सारे घाव इंस्टेंटली हील हो जाते हैं। स्पिरिचुअल एनर्जी में डूबा हुआ मेंगहाओ का शरीर फिर से जन्म लेता है, एकदम रीबॉर्न हो जाता है। एक इंसेंस स्टिक के जलने जितनी देर बाद मेंगहाओ आंखें खोलता है। अब जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो फिर से जमीन में जाने लगती है। अब उसके अंदर की ग्रेविटेशनल फोर्स कंप्लीटली खत्म हो गई है। पेट्रियार्क रिलायंस ये सब देखकर स्पीचलेस हो जाता है। लेकिन सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब मेंगहाओ अपना राइट हैंड बढ़ाता है और 7 लैंप्स में से एक उठा लेता है, वही लैंप जिसमें लॉर्ड रेवलेशन का नेसेंट सोल था। लैंप उठाकर मेंगहाओ अपना शरीर एक बीम ऑफ लाइट बना के वॉर्टेक्स एग्जिट की तरफ शूट हो जाता है। पेट्रियार्क रिलायंस आंखें फाड़ के देखता है, फिर चिल्लाता है, तू मरने से डरता नहीं क्या? मेंगहाओ वॉर्टेक्स से डिसअपीयर हो जाता है और पेट्रियार्क रिलायंस गुस्से में पागल हो जाता है। तू बदमाश, तू शेमलेस। डीमन सीलिंग सेक्ट के सब लोग बदमाश हैं, एकदम शेमलेस। जैसे ही मेंगहाओ एग्जिट करता है, इमॉर्टल्स केव सील होने लगती है। सिर्फ एक छोटा सा फिशर बचा है
जहां से डेथ की बदबू आ रही है। सीन शिफ्ट होता है स्टेट ऑफ जॉ के बाहर, एक दूसरे देश में, स्टेट ऑफ रेवलेशन। यहां की जमीन तो सेम है, लेकिन लोग अजीब हैं। स्टेट ऑफ जॉ के लोग ईस्टर्न लैंड्स को मानते हैं, लेकिन रेवलेशन के लोग हेवन के मिस्ट्रीज को मानते हैं। सारे सेक्ट्स यहां रेवलेशन सेक्ट के ब्रांचेस हैं। स्टेट ऑफ रेवलेशन के ईस्टर्न रीजन में 3 माउंटेन रेंजेस हैं जो ट्विस्टिंग ड्रैगन्स की तरह लगते हैं। एक माउंटेन पीक है जो 2 ड्रैगन हेड्स की तरह है। यही है रेवलेशन सेक्ट का मेन बेस। इस माउंटेन के टॉप पर एक बड़ा सा बेल है जो साल में एक बार बजता है और उसकी गूंज 3 दिन तक रहती है। बेल के नीचे ऑर्नेट बिल्डिंग्स का जंगल है। यही है रेवलेशन सेक्ट। मेन गेट पर एक ब्लैक रोब्स वाला बहुत बूढ़ा कल्टीवेटर बैठा है। उसकी प्रेजेंस एकदम ट्रांसेंडेंट है। डिसाइपल्स को तो याद भी नहीं कि ये कब से यहां बैठा है। विंड, रेन, साल सब बीत गए, पर ये रॉक की तरह बैठा है। ज्यादा डिसाइपल्स को तो पता भी नहीं कि ये कौन है, लेकिन जब भी सेक्ट के बड़े एक्सपर्ट्स इसको देखते हैं, उनकी आंखों में वेनरेशन आ जाती है। इस वक्त पूरे रेवलेशन सेक्ट में डिसाइपल्स स्क्रिप्चर्स चांट कर रहे हैं। उनकी चांटिंग एक इनविजिबल फोर्स बनाकर माउंटेन के टॉप पर वॉर्टेक्स में मर्ज हो रही है। यह वॉर्टेक्स रेवलेशन बेल में अब्सॉर्ब हो रहा है, और बेल सिर्फ कल्टीवेटर्स की चांटिंग नहीं, बल्कि पूरे नेशन की प्रेयर्स भी खींच रहा है। तभी वो बूढ़ा आदमी जो बेल के नीचे मेडिटेट कर रहा था, अचानक कांप जाता है, एक खून का थक्का निकालता है। बेल बज जाता है, उसकी गूंज पूरे स्टेट ऑफ रेवलेशन में फैल जाती है। डिसाइपल्स शॉक हो जाते हैं। एल्डर्स और एक्सपर्ट्स तुरंत प्रिज्मेटिक बीम्स बनके रेवलेशन बेल की तरफ शूट करते हैं। वो देखते हैं ब्लैक रोब्ड ओल्ड मैन आंखें खोल चुका है। सब बो करते हैं, ग्रीटिंग्स पेट्रियार्क। पेट्रियार्क, आर यू इन गुड हेल्थ? बूढ़े की आंखों में लाइटनिंग सी चमक है। लेफ्ट प्यूपिल सूरज की तरह ब्राइट, राइट प्यूपिल अंधेरा, क्रेसेंट मून की तरह। दोनों आंखें अलग अलग। एक बार देख लो तो कभी भूल नहीं सकते। जब वो आंखें खोलता है, लगता है उसकी फॉरहेड स्प्लिट हो गई, एक और आंख आ गई। लेकिन ये आंख सिर्फ ब्लड रेड ग्लो है, बाकी लोग नहीं देख सकते। ऊपर आसमान में स्टॉर्म क्लाउड्स जमा होने लगते हैं, तेज हवा चलती है। बूढ़ा आदमी, लॉर्ड रेवलेशन खुद, पेट्रियार्क रिलायंस की तरफ गुस्से में बोलता है, पेट्रियार्क रिलायंस, तूने मेरी क्लोन डिस्ट्रॉय की, मेरी गुड इंटेंशंस को रिफ्यूज किया, अब तू गया। मैं ही सब कुछ नहीं, मेरे पास भी ट्रिक्स हैं। तेरा स्पिरिट सेवरिंग क्या उखाड़ लेगा? तू डॉन इमॉर्टल का गुस्सा झेल पाएगा? वो जमीन पर हाथ मारता है, माउंटेन हिल जाता है, एल्डर्स पीछे हट जाते हैं। बेल फिर से बजता है, हवा में उड़ जाता है। उसके आसपास मैजिकल सिंबल्स चमकने लगते हैं, इतनी ब्राइट लाइट कि आंखें चुदिया जाएं। पूरे स्टेट ऑफ रेवलेशन में ये ग्लो फैल जाता है। लॉर्ड रेवलेशन बोलता है, डिमोनिक फोर्सेस डिसेंड हो रही हैं। जैसे एंसेस्टर्स ने कहा था, ये हेवन और अर्थ के लिए कैलामिटी है, लेकिन रेवलेशन के लिए चांस भी है। मैं अपनी क्लोन का नेसेंट सोल वापस लूंगा। फिर देखते हैं पेट्रियार्क रिलायंस कितना एरोगेंट रहता है। वो खड़ा होता है, बेल को उठाता है, मल्टी कलर्ड रेनबो बनके स्टेट ऑफ जौ की तरफ शूट कर जाता है, किलिंग इंटेंट के साथ। दूसरी तरफ स्टेट ऑफ जौ के कोल्ड विंड सेक्ट का एंसेस्ट्रल हॉल। एक डिसाइपल डोर खोलता है, देखता है तो हिल जाता है। लाइफ स्लिप्स जो कोर फॉर्मेशन प्रीस्ट और एल्डर तशंग के हैं, वो टूट रहे हैं, मतलब दोनों मर चुके हैं। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट एल्डर्स के स्लिप्स भी क्रम्बल हो जाते हैं। डिसाइपल का चेहरा डिसबिलीफ से भर जाता है। कोर फॉर्मेशन प्रीस्ट ने एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट एल्डर को गार्ड के लिए छोड़ा था। जैसे ही उसको पता चलता है, उसका चेहरा सफेद हो जाता है। वो तुरंत ऑर्डर देता है कि किसी को कुछ मत बताओ। उसको पता है अगर कोर फॉर्मेशन एक्सपर्ट्स मर गए तो पूरा सेक्ट खत्म हो सकता है। वो एक स्पेशल हॉर्न उठाता है, हॉर्न ऑफ द डाओ। ये हॉर्न सिर्फ इमरजेंसी में बजता है और सेक्ट के डाओ रिजर्व्स को जगाता है। डाओ रिजर्व्स हर सेक्ट का लेगेसी है। यूजुअली कोई पेट्रियार्क जो नेसेंट सोल स्टेज नहीं पहुंच पाया, वो सस्पेंडेड एनिमेशन में रहता है ताकि ऐसी कैटास्ट्रोफी में सेक्ट को बचा सके। हॉर्न बजते ही एक टॉप सीक्रेट इमॉर्टल्स केव में एक बहुत बूढ़ा, ऑलमोस्ट डेड लगने वाला आदमी आंखें खोलता है। उसकी स्पिरिचुअल सेंस पूरे सेक्ट को कवर कर लेती है। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट एल्डर की बॉडी हिल जाती है, पेन से भर जाती है। यह मेमोरी सर्च है। थोड़ी देर बाद स्पिरिचुअल सेंस चली जाती है। एल्डर जमीन पर गिर जाता है, पैंट करता है, चेहरा सफेद हो जाता है। उसको पता है अगर वो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पे नहीं होता तो वो मर जाता। एक प्रोफाउंड वॉइस गूंजती है, मेरी फ्रीजिंग जेड ले लो। रिलायंस सेक्ट के आसपास के सारे माउंटेन सील कर दो, कोई बाहर ना जाए। मैं कुछ घंटों में उठ जाऊंगा, तब तक एरिया सर्च करो। एल्डर तुरंत उठता है, बाव करता है। एक आइस कोल्ड ब्लू जेड उसके हाथ में आ जाता है। वैसा ही सीन वाइंडिंग स्ट्रीम सेक्ट और अपराइट इवनिंग सेक्ट में भी होता है। उनके प्रीस्ट्स और एल्डर्स के स्लिप्स क्रम्बल हो जाते हैं। वो भी अपने डाओ रिजर्व्स जगाते हैं
अब पूरा स्टेट ऑफ जाओ का कल्टीवेशन वर्ल्ड एकदम अपरोर में आ गया है। सीन शिफ्ट होता है पेट्रियार्क रिलायंस के सील्ड मेडिटेशन जोन में। वहां पेट्रियार्क रिलायंस बैठा है, उसकी आंखों में आग है, गुस्से की लपटें आसमान तक जा रही हैं। वो लगातार गालियां देता है। ये छोटा सा मेंगहाओ कितना रूथलेस है। मैं उसका पेट्रियार्क हूं। पहले तो आधा ट्रेजर चुरा लिया, फिर डीमन सीलिंग जेड भी ले गया, उसके बाद मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी लूट ली, और तो और एक डिमोनिक लैंप भी शेमलेसली चुरा लिया। पेट्रियार्क रिलायंस इतना गुस्से में है कि सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है। वो सोचता है, ठीक है, मैंने उसका पॉइजन नहीं निकाला, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तू मुझसे ऐसे बिहेव करे। मैं जब भी किसी से कुछ चुराता था, पहले उनसे बात तो करता था, रीजन करता था। फिर उसको याद आता है वो एंशिएंट डिमोनिक लैंप, और उसका चेहरा टेंशन से भर जाता है। ये लोग कहते थे डीमन सीलिंग जेड सिर्फ वही ले सकता है जो 13वें लेवल ऑफ की कॉन्डेंसेशन पर हो। मुझे लगा ये बस मिथ है, लेकिन अब तो सच निकला। मेंगहाओ ने सच में 13वां लेवल अचीव कर लिया, और वो जेड भी ले गया। अब सील वीक हो रही है। पेट्रियार्क रिलायंस अपने दांत पीसता है, फिर भी थोड़ा प्राउड फील करता है। वो सोचता है, ये बच्चा बिल्कुल मेरी तरह है। मैं भी तो ऐसे ही था। तू मुझे डिसीव कर, मैं तुझे डिसीव करूं। डीमन सीलिंग सेक्ट के लोग भी मुझे बेवकूफ बना गए। अब ये मेंगहाओ भी वही कर रहा है। वो सोचता है, अगर मुझे पता होता कि मेंगहाओ इतना टैलेंटेड है तो मैं उसका पॉइजन निकालकर उसको तुरंत भेज देता, लेकिन फिर मैं सील ओपन नहीं कर पाता। क्या करूं, क्या ना करूं। पेट्रियार्क रिलायंस की पर्सनैलिटी बहुत एक्सेंट्रिक है, इसलिए उसको समझना मुश्किल है। लेकिन एक अजीब सी बात है, जितना मेंगहाओ उसको लूटता है, उतना ही पेट्रियार्क रिलायंस उसकी रिस्पेक्ट करता है। यह बात सिर्फ वही समझ सकता है जो उसकी जनरेशन का हो। अब सीन शिफ्ट होता है रिलायंस सेक्ट के बाहर, स्टेट ऑफ जॉ में। मौसम सनी है, लेकिन दूर से स्टॉर्म क्लाउड्स आ रहे हैं। मेंगहाओ एक बड़ी सी फैन पर क्रॉस लेगेड बैठा है, तेजी से आसमान में उड़ रहा है। वो अपना कल्टीवेशन बेस वापस 9 लेवल ऑफ की कॉन्डेंसेशन तक ले आता है, ताकि कोई उसकी असली पावर न समझ सके। उसके अंदर अभी भी पॉइजन बाकी है, जैसे गले में फिशबोन अटका हो। वो सोचता है, 4 पॉइजन थे, एक तो मैं निकाल चुका हूं। सिर्फ 3 कलर्ड पॉइजन पिल का पॉइजन टफ है। मुझे जल्दी से पॉइजन डिस्पेलिंग पिल्स ढूंढनी होंगी। मेंगहाओ का गुस्सा पेट्रियार्क रिलायंस पर अब थोड़ा ठंडा हो चुका है। वो कॉन्टेम्पलेशन में चला जाता है। तभी आसमान में बिजली चमकती है, तेज बारिश शुरू हो जाती है, बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं, पूरा लैंडस्केप मिस्टी हो जाता है। गर्मी अभी भी है, लेकिन बारिश में थोड़ा कूलनेस महसूस हो रहा है। मेंगहाओ एक माउंटेन टॉप पर रुक जाता है, बारिश को अपने आसपास से हटा देता है, जैसे वो अपनी ही दुनिया में खड़ा हो। वो सोचता है, मैंने इतना कुछ अचीव कर लिया, लेकिन सब कुछ सपने जैसा लगता है। एल्डर सिस्टर शू कैसी होगी? उसकी आंखों में उदासी आ जाती है। वो अपना राइट हैंड उठाता है, एक जेड स्लिप निकालता है। यह पेट्रियार्क रिलायंस का दिया हुआ गुड लक चार्म है। वो स्पिरिचुअल एनर्जी भेजता है, लेकिन कुछ होता नहीं। फिर वो ब्लैक फ्लैग निकालता है, उसमें एनर्जी की एक स्पार्क घूम रही है। वो सोचता है, यह आइटम पेट्रियार्क रिलायंस से सील नहीं है, मैं इसे रिफाइन कर सकता हूं। फिर वो बर्निंग ऑयल लैंप निकालता है, जिसमें एक टाइनी फिगर क्रॉस लेगेड बैठा है। जैसे ही मेंगहाओ नेसेंट सोल को बाहर निकालता है, स्पिरिचुअल एनर्जी की लहर आ जाती है। वो सोचता है, यह आइटम मेरी लाइफ का सेवियर बन सकता है। वो लैंप को वापस कॉस्मोस बैग में डाल देता है। अब मेंगहाओ निकालता है एंशिएंट जेड पीस, जिसमें एक अजीब सी पुरानी एनर्जी है। वो स्पिरिचुअल एनर्जी भेजता है। उसके दिमाग में 3 कैरेक्टर्स दिखते हैं, डीमन सीलिंग सेक्ट। कुछ निमोनिक्स भी दिखते हैं, लेकिन सिर्फ पहली लाइन ही क्लियर है। वो फिर से एनर्जी भेजता है। एकदम से उसके दिमाग में रोर होता है। वो पीछे हट जाता है। उसको लगता है, जो ग्रेट सर्कल ऑफ की कॉन्डेंसेशन तक नहीं पहुंचा, वो सिर्फ पहली लाइन ही देख सकता है। वो मंत्र रिपीट करता है, एंशिएंट दाओ, टीनेशियस डिजायर टू सील द हेवेंस, बेनिफैक्शन फॉर ऑल इन द माउंटेन्स, डाओ ट्रिब्यूलेशन मस्ट कम टू द 9 माउंटेन्स एंड सीज, माई फेट इज द एयॉन। मेंगहाओ का पूरा शरीर कांप उठता है। बारिश उस पर गिर रही है, लेकिन उसकी आंखों में एक नई रोशनी है। वो फिर से जेड स्लिप को देखता है। डिमोनिक टेक्निक और मैजिक के इमेजेस उसके दिमाग में घूमते हैं। वो सोचता है, यह मिनिमोनिक समझना इम्पॉसिबल लग रहा है, जैसे फॉग में फूल देखना या लहराते समुद्र पर चांद देखना। फिर वो फ्लाइंग सोर्ड पर चढ़ जाता है, तेजी से आगे बढ़ता है। वो सोचता है, अगर मैं फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पर पहुंच जाऊं तो मैं आसानी से फ्लाई कर सकता हूं। सोर्ड की स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है। मेंगहाओ जमीन पर गिरता है, फिर दौड़ने लगता है।
कुछ ही देर में वो माउंटेन से निकलकर पहुंच जाता है नॉर्थ सी के शोर पर। वहां वो 2 बार डीप बॉव करता है, एक नॉर्थ सी की काइंडनेस के लिए और एक उसकी मदद के लिए जब डिंग शिन के साथ बैटल में नॉर्थ सी ने उसकी जान बचाई थी। वो सोचता है, मैंने अपना प्रॉमिस 2 बार दिया है, अब फिर से नहीं दोहराऊंगा। ये मेरे दिल में हमेशा के लिए छप गया है। वो आंखें बंद करता है, क्रॉस लेगेड बैठ जाता है, फिर से निमोनिक रिपीट करता है। लंबी कॉन्टेम्पलेशन के बाद भी उसको अभी भी कुछ समझ नहीं आता। तभी अचानक लेक के उस पार से एक जोर की हंसी सुनाई देती है। छोटे भाई, क्या तुम समुंदर पार करना चाहते हो? मेंग हाओ सिर उठाता है, देखता है एक बोट आ रही है। बोट पर एक बूढ़ा आदमी है जो रेनकोट पहना हुआ है और एक छोटी सी लड़की है, सिर्फ 8-9 साल की, बड़ी बड़ी आंखों वाली। जब वो मेंग हाओ को देखती है, एक इनसेंट स्माइल उसके चेहरे पर आ जाती है। मेंग हाओ हंसकर उन दोनों को बाव करता है, फिर फ्लाइंग सोर्ड पर चढ़कर बोट पर लैंड करता है। जैसे पहले हुआ था, बोट में एक बॉटल अल्कोहल गर्म हो रही है। छोटी लड़की बॉटल निकालती है, एक कप में डालकर मेंग हाओ के सामने रखती है, लेकिन देती नहीं। वो अपने हाथ पर चिन्ह रखकर मेंग हाओ को देखती है। वो बोलती है, बड़े भाई, तुम वापस क्यों आए हो? क्या तुम ग्वाइडिंग ट्राइरेन से मिलने आए हो? मेंग हाओ हैरानी से उसको देखता है। वो लड़की हंसकर कहती है, ग्वाइडिंग ट्राइरेन मेरा नाम है, लेकिन ये किसी को मत बताना, ठीक है बड़े भाई? वो विंक करती है, बहुत ही प्यारी लग रही है। मेंग हाओ स्माइल करता है, फिर कप एक्सेप्ट करता है। बूढ़ा आदमी हंस पड़ता है। बोट धीरे धीरे लेक के सेंटर की तरफ बढ़ रही है। वो मेंग हाओ को देखता है, हम बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। तुम पहले से ज्यादा रिफाइंड लग रहे हो। क्या इस बार लेक पार करने आए हो? मेंग हाओ लाइटली बोलता है, मैं लेक क्रॉस करने नहीं आया हूं, मैं अपनी कंफ्यूजन दूर करने आया हूं। बूढ़ा आदमी ओएयर को साइड में रख देता है, पीछे मुड़कर मेंग हाओ को देखता है, फिर हल्का सा मुस्कुरा के अपने लिए अल्कोहल डालता है और एक छोटा सा एसआई पी लेता है। बूढ़ा आदमी पूछता है, कैसी कंफ्यूजन है? मेंग हाओ कप पकड़ के धीरे से कहता है, मैंने एक चीज पढ़ी थी, एंशिएंट डाओ, टेनेशियस डिजायर टू सील द हेवेंस। यह सुनते ही बूढ़े के चेहरे पर शॉक आ जाता है, उसकी आंखों की चमक चली जाती है। छोटी लड़की का चेहरा भी सफेद पड़ जाता है। नॉर्थ सी की लहरों में तूफान आ जाता है। बोट जोर जोर से हिलने लगती है। बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाता है, बस ये दोबारा मत बोलना, मैं तुम्हें इसका जवाब नहीं दे सकता, न मैं न कोई और इस जमीन या आसमान में। अगर सच में एनलाइटनमेंट चाहिए तो समुंदर के दिल में जाओ। वो चुप हो जाता है और छोटी लड़की की तरफ देखता है। थोड़ी देर बाद लड़की का चेहरा नॉर्मल हो जाता है। वो धीरे से सिर हिला देती है। मेंग हाओ कुछ वक्त चुप रहता है, फिर पूछता है, समुंदर का दिल मतलब क्या? बूढ़ा आदमी गहरी आवाज में बोलता है, 1000 साल से कुछ चीजें समुंदर के नीचे छुपी हुई हैं, वही है समुंदर का दिल। अगर जवाब चाहिए तो अपने दिल में भी झांक के देख। मेंग हाओ सोच में डूब जाता है। जब वो आंखें उठाता है तो देखता है कि बूढ़ा आदमी और लड़की दोनों गायब हो चुके हैं। बोट भी गायब हो गई है। वो लेक पर अकेला खड़ा है। वो हैरानी से इधर उधर देखता है, फिर उसकी नजर लेक के दूसरे किनारे पर पड़ती है। वहां कुछ लोग एक नई बोट पानी में उतार रहे हैं। बोट धीरे धीरे लेक के सेंटर की तरफ बढ़ रही है। हंसी खुशी की आवाजें गूंज रही हैं। अब मेंग हाओ देखता है एक अजीब सीन। बोट पर एक मिडिल एज्ड आदमी है, उसके साथ एक औरत और एक बच्चा है। साल बीत जाते हैं, आदमी बूढ़ा हो जाता है। उसका बेटा बड़ा होकर बोट चलाने लगता है। फिर बेटा भी बूढ़ा हो जाता है, उसका बेटा बोट चलाता है। ऐसे ही जेनरेशंस बदलती रहती हैं। बोट जो एक दिन नई थी धीरे धीरे पुरानी हो जाती है, क्रैक्स आ जाते हैं, रिपेयर भी नहीं हो सकती। एक दिन वो इतनी पुरानी हो जाती है कि लेक के पानी में डूब जाती है। बोट की पूरी जिंदगी लेक पर ही गुजरी और उसकी मौत भी लेक के अंदर हुई। उसकी एग्जिस्टेंस सिर्फ लेक तक सीमित थी और वही उसकी दुनिया थी। जब बोट डूबती है तभी उसकी स्पिरिट जाग उठती है। उसको लगता है जैसे वो जिंदा हो गई है। तभी एक छोटी लड़की लेक के बॉटम पर खड़ी मिलती है, हंस रही है। वो कहती है, क्या तुम हमेशा मेरा साथ दोगे? बोट की स्पिरिट बोलती है, मुझे नहीं पता हमेशा कितना लंबा होता है, लेकिन अपनी पिछली जिंदगी में मैं तुम्हारी आवाज सुन सकता था। अब जब मैं मर गया हूं, मैं तुम्हारा साथ चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी अगली जिंदगी का हिस्सा बनो। तब बोट समझ जाती है कि वो अब लेक की स्पिरिट बन चुकी है। पहले उसकी जिंदगी लेक थी, अब उसकी आत्मा लेक को हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। तभी एक नई बोट पानी पर दोबारा दिखाई देती है। उसमें वही छोटी लड़की है, अल्कोहल गर्म कर रही है। दोनों मिलकर लेक पर इधर उधर घूमते हैं। मेंग हाओ का दिमाग हिल जाता है, सब कुछ ब्लर हो जाता है, फिर वापस फोकस आता है। अब वो फिर से बोट पर है। बूढ़ा आदमी सामने है, कप पकड़े हंस रहा है। छोटी लड़की भी हंस रही है।
चिन्ह हाथ पर रखकर मेंग हाओ को देखती है। बूढ़ा आदमी एक एसआईपी लेता है, फिर बोलता है, ये मेरा दिल है, समझे? डीमन सीलिंग सेक्ट के सक्सेस। मेंग हाओ चुप हो जाता है। उसकी आंखों में फ्रस्ट्रेशन है। उसको अभी भी कुछ समझ नहीं आता। बूढ़ा आदमी बोलता है, ज्यादा जोर मत लगाओ, कभी कभी जवाब ढूंढने की कोशिश में गलत जवाब मिलता है। एक दिन तुम्हें सही आंसर मिल जाएगा, गिव अप मत करना। बूढ़ा आदमी उसको सीरियस नजर से देखता है। छोटी लड़की बोलती है, बड़े भाई, उसकी ऑरा तुम्हारे पैरों के नीचे है, उसको प्रोवोक मत करना, याद रखना, डीमन सीलिंग का ग्रेट पाथ। तभी लेक में फिर से जबरदस्त लहर उठती है। आसमान तक पानी की लहर जाती है। सब कुछ अंधेरा हो जाता है। थंडर गूंजता है। बोट पानी में डूब जाती है। मेंग हाओ बोट से कूदता नहीं, बल्कि आंखें बंद कर लेता है। कुछ वक्त बाद आंखें खोलता है तो देखता है वो लेक शोर पर क्रॉस लेगेड बैठा है। लेक शांत है, न कोई वेव न कोई बोट। सब कुछ एक सपने जैसा लगता है। वो सोचता है, उसकी ऑरा मेरे पैरों के नीचे है। वो नीचे देखता है, सिर्फ अपने जूते दिखते हैं। फिर वो बोलता है, डीमन सीलिंग का ग्रेट पाथ एक स्क्रिप्चर की तरह कॉन्सेप्ट है। उसको अभी भी कुछ समझ नहीं आता। धीरे से खड़ा होता है, लेक को तीसरी बार बौ करता है। वो लेक की तरफ देखता है। आज समझ नहीं आया, लेकिन एक दिन एनलाइटनमेंट जरूर पाऊंगा। तभी लेक में हल्की सी लहर उठती है, जैसे लेक भी जवाब दे रही हो। मेंग हाओ निकलने ही वाला था कि उसकी आंखों में चमक आ जाती है। दूर से कुछ बीम्स ऑफ लाइट उसकी तरफ आ रही हैं। एकदम से 3 लोग आते हैं, तीनों जेड फ्लूट्स पर उड़ते हुए। एक 9वें लेवल ऑफ की कॉन्डेंसेशन पर है, बाकी 2 8वें लेवल पर। मेंग हाओ उन 2 को पहचान लेता है। जो और तू विंडिंग स्ट्रीम सेक्ट के वही लोग जो पहले उसको मारने आए थे। 9वें लेवल वाला बंदा थोड़ा ठंडा है, उसकी आंखों में गुस्सा है। उनके पीछे 5 और लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं। मेंग हाओ शांत है, उनको इग्नोर करता है, फिर से नॉर्थ सी को बॉ करता है। तभी जो और टू के हाथ इनकैंटेशन साइंस बनाते हैं। आसमान में डार्क क्लाउड्स जमा हो जाते हैं। थंडर गूंजता है। 9वें लेवल वाला बंदा अपनी बैग ऑफ होल्डिंग से एक बड़ा ड्रम निकालता है, जोर से बजाता है। एक जबरदस्त बूम होता है। रॉक्स और डर्ट हवा में उड़कर मेंग हाओ की तरफ आने लगते हैं। साथ ही एक लाइटनिंग बोल्ट मेंग हाओ की तरफ आता है। मेंग हाओ शांत है, एक पंच मारता है। लाइटनिंग टूटकर स्पार्क्स बन जाती है, हवा में खो जाती है। उसकी आंखों में एक चमक है। मेंग हाओ जोर से चिल्लाता है, तुम सब मरना चाहते हो क्या? वो फ्लाइंग सोर्ड पर चढ़ जाता है। एक मल्टी कलर्ड बीम बनकर तीनों की तरफ शूट करता है। तभी डर्ट और रॉक्स की मैस उसकी तरफ आती है। मेंग हाओ एक पंच मारता है। 13वें लेवल ऑफ ची कॉन्डेंसेशन की पावर, ग्रेट सर्कल की पावर उसके अंदर से निकलती है। स्पिरिचुअल एनर्जी अब उसके लिए बंद हो चुकी है, लेकिन उसके पंच से सब कुछ डस्ट हो जाता है। तीनों के चेहरे पर शॉक। उनको लगता है जैसे माउंटेन की पावर उन पर आ गई हो। जो और तू खून थूकते हैं। उनके जेड फ्लूट्स टूट जाते हैं। दोनों पीछे हटते हैं, चेहरे पर डर है। तभी 2 सोर्ड ऑराज उनके सिर के ऊपर से निकलती हैं। दोनों के सिर उड़ जाते हैं। खून की बरसात हो जाती है। दोनों 8वें लेवल कल्टीवेटर्स 1 सेकंड में खत्म। मेंग हाओ मुड़कर 9th लेवल डिसाइपल को देखता है। उसका चेहरा पेल है, बॉडी कांप रही है। वो पीछे हटता है। नीचे खड़े लोग भी शॉक में हैं। 9th लेवल डिसाइपल का दिल हिल जाता है। वो बोलता है, तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल क्या है? उसको लगता है शायद मेंग हाओ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पर है, लेकिन उसकी ऑरा वैसे नहीं लग रही। मेंग हाओ शांत है, आगे बढ़ता है। 9th लेवल डिसाइपल का दिल तेज धड़कने लगता है। वो भागने लगता है, लेकिन उसकी स्पीड मेंग हाओ के सामने कुछ भी नहीं। वो अभी भागना शुरू ही करता है कि मेंग हाओ उसके पास आ जाता है। एक जबरदस्त पंच उसके चेस्ट पर मारता है। 9th लेवल डिसाइपल की आंखें फट जाती हैं। उसका चेस्ट अंदर धंस जाता है। खून का फाउंटेन निकलता है। वो काइट की तरह पीछे गिरता है, डेड। सिर्फ कुछ सांसों का वक्त लगता है और मेंग हाओ 3 लोगों को मार देता है। नीचे खड़े बाकी डिसाइपल्स के चेहरे पर डर का भूत है। सब भागने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता पहले कौन भागा। मेंग हाओ के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं, लेकिन अंदर से वो साई करता है। यंजिगुओ के इंसिडेंट के बाद उसने समझ लिया है कि कोई गवाह नहीं छोड़ना चाहिए। अब अटैक करना जरूरी है। पहले का मेंग हाओ कभी भागते लोगों पर अटैक नहीं करता, लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। उसकी आंखों में चमक है। 10 फ्लाइंग सोर्ड्स निकालता है। उनमें ग्रेट सर्कल की पावर डाल देता है। सोर्ड्स की क्वालिटी इतनी लो है कि सब एक्सप्लोड हो जाती हैं। हजारों फ्रैगमेंट्स बनकर आगे बढ़ते हैं। ब्लड कर्डलिंग स्क्रीम्स गूंजती हैं। हर भागने वाला डिसाइपल वहीं गिर जाता है। सब मारे जाते हैं। वेल, यहां तक आ गए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो? मुझे पता तो नहीं है, पर इतना जानता हूं कि कहीं ना कहीं जरूर से पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो आप सपोर्ट करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए
और शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, पहले से ही माफी चाहूंगा अगर कभी वीडियो ना आए तो, क्योंकि यार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। बट मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मुझ जैसे छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट कर रहे हो। साथ ही अगर वीडियो देखकर आपको लगे कि आप मुझे कुछ सजेशन दे सकते हो तो यूट्यूब का कमेंट ऑप्शन आपके लिए ही है। आपके सजेशन को पढ़कर मैं पूरी मेहनत से और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मुझे बस इतना ही कहना था। लेकिन जाने से पहले आप कमेंट में बता सकते हैं कि इस वीडियो का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।